देखिए, युगांडा एक छोटी सी कंट्री है मगर बड़ी इंपॉर्टेंट अफ्रीका में। और युगांडा का कैपिटल है गम्बाला। लेक विक्टोरिया यहीं पर है। और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, स्वाली भी है। 32 मिलियन का लब है, नहीं 3 करोड़ 20 लाख। कॉफ़ी और कॉपर बहुत प्रोड्यूस करते हैं। लिटरेसी रेट भी 68% है, जो कि अच्छा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिहाज से। दो बड़े रिलीजन हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम। एक बड़े मशहूर लीडर रहे यहाँ के, ईदी अमीन। यूके से आज़ाद हुआ है। ईदी अमीन बहुत ज़्यादा प्रो फ़लस्तीन थे। इससे पहले जो लीडर थे ज़्यादातर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होते थे, तो वो ज़ाहिर फ़लस्तीन के हक में नहीं थे। ईदी अमीन थे। ईदी अमीन के ज़माने में फ़लस्तीनियों को पनाह कहाँ मिलती थी? युगांडा में। तो एक इसराइली आर्मी का जहाज़ किडनैप करके वो फ़लस्तीनी युगांडा लाए थे। यह अलहदा बात है, इसराइली कमांडोज बाद में आए थे और उस जहाज़ को बचा करके भी ले गए थे, जो काफ़ी महंगा साबित हुआ ईदी अमीन की कुर्सी के लिए। और उनकी कुर्सी भी गई होगी, फिर उनके लोग नाराज़ हो गए थे इस बात पे। लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, वो युगांडा से मिलती है। और गम्बाला सिटी इस लिहाज से मशहूर है, 7 हिल्स, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद नाम आ ही रहा है आजकल, रोजाना नाम आ रहा है यूक्रेन। अब देखो, यूक्रेन रशिया हर लिहाज से तो एक है, सलावक नस्ल के लोग हैं, ठीक है। एक जमाने में एक छोटी सी कंट्री होती थी यूक्रूस, इतनी सी छोटी सी यूक्रूस। फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ कीव और मास्को तक पहुंच गई थी। फिर बादशाह ने अपने 5 बेटों में सल्तनत तस्लीम कर ली थी। उसके बाद एक वक्त आया जब पूरा मंगोलों ने सारा इलाका ही छीन लिया था। मंगोल जब चले गए तो मास्कोवी नामी एक छोटा सा कस्बा बस बचा था रशिया के पास। उसका नाम बाद में मास्को पड़ा और दोबारा इतने बड़ा है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गराकोव जो एक शहर है इसका, ये कभी पूरे यूएसएसआर का कैपिटल भी रहा है। तो यूएसएसआर का पार्ट तो ये भी थे, ठीक है जी। अब इसका कैपिटल जो है कीव है। और बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर दनीबर रिवर, वो यहीं से गुजरता है, ठीक है। इसी ज़माने में सल्तनत उस्मानिया का भी पार्ट है। याद रहे, सल्तनत उस्मानिया का जब पीक टाइम था तो बहुत बड़ी सल्तनत थी। बहुत बड़ा मौजूदा रशिया और यूरोप का, एशिया अफ्रीका का इलाका उन्हीं के पास था। तो बहुत बड़ी एक कंट्री है ये, एरिया वाइज अगर कहें यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। अब आप बोले भाई रशिया है बड़ी। रशिया देखो बेसिकली दोनों में ना, एशिया यूरोप में। खाली अकेले यूरोप की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी आती है? यूके। बॉर्डर में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बेसिकली ना 2 कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अजरबैजान का भी कुछ पार्ट यूरोप में आता है, गाज़िकिस्तान का भी कुछ पार्ट यूरोप में आता है। तो ये बॉर्डर्स वाली कंट्रीज में ज़्यादातर ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ रशिया और तुर्की 2 मुल्क हैं जो कि एशिया यूरोप दोनों में आते हैं, लेकिन काफ़ी आते हैं। अब रशिया ने हमला क्यों किया? क्योंकि 17% रशियन पब्लिक है जो इस बॉर्डर पर रहते हैं। और रशिया की बात जायज़ है कि भाई ये हमारी पब्लिक है, हमने ही तुम्हें दे दिए थे शायद, जब एक ही मुल्क थे तो हमें वापस करो। तो देखें क्या होता है। अभी तो एक गैस पाइपलाइन तब हुई है, 1 जनवरी को यह अहम इवेंट हुआ है, जो यूक्रेन के रास्ते रशिया यूरोप को गैस सप्लाई करता था। और सब यूरोपियंस गुस्से हो रहे हैं कि तुमने किया यूक्रेन वालों को, कि भाई हम तो एक तो तुम्हें पैसे दे रहे थे, अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो गैस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब ये कीवियन रूस, एक मैंने बताया ना पूरा मुल्क था, तो उसका कैपिटल भी क्या था? कीव था। तो बहुत पुराना शहर है जो इनका कैपिटल है। और गरकीव 1919 से 1934 तक पूरे यूएसएसआर का कैपिटल रहा है। फिर बात करते हैं यूएई की। लार्जेस्ट सिटी दुबई है अब, और कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है। अब ये आखिर है क्या? 7 स्टेट, 7 बादशाहों पर मुश्तमिल मुल्क। देखो बिल्कुल, ये सारे के सारे इलाके सल्तनत उस्मानिया से जब अलग हुए थे तो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। और जब ये इंग्लैंड से अलग हुए तो 7 छोटी छोटी स्टेट थी। उन्होंने कहा यार मिल के बनाएंगे तो सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि आस पड़ोस में इनकी काफ़ी पावरफुल मुल्क थे। तो उनमें एक अबू धाबी थी, दुबई, शारजा, ये 3 तो बड़ी मशहूर है शारजा क्रिकेट की वजह से। बाकी नाम आ जाता है जैसा कि अजमान का, उम्मुल कुवैन,
रास अल खैमा, और सबसे आखिर में शामिल हुई थी फुजीरा, ठीक है, जो कि 72 में हुई थी, बाकी सारी 71 में हो गई थी। इसके बाद यूके की जब हम बात करते हैं तो भाई यूके तो बहुत ही ना पुराने मुल्कों में से है। और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि भाई ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर यूके बनता है। ब्रिटेन में जबकि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। इनकी जो मौजूदा बादशाहत है वो बहुत पुरानी है। वाइट सबसे ज़्यादा एशियन भी रहते हैं। 59% क्रिश्चियन हैं, 26% लोग इरिलीजियस हैं, 5% के करीब मुसलमान हैं। तो अगर सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन देखें तो यूके का इस्लाम है, क्योंकि इरिलीजियस तो ऑफकोर्स वो है जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ये वजह है कि इसराइल वाले कहते हैं, हालांकि ये तो अच्छी बेवकूफ़ी की बात है, अभी सिर्फ 5% है, कि एक दिन जनाब यूके जो है वो मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। और अभी जो यूके के पीएम है ही इज़ वेरी प्रो मुस्लिम, तो इस वजह से ये सब यूके के भी आजकल पीछे पड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं हम यूएसए की। सुपर पावर जनाब, नो डाउट, और 50 स्टेट्स आज हैं। और जाहिर है इन्होंने तो देखें कब्ज़ा कर करके ना ये 50 स्टेट्स बनाई हैं। 48 स्टेट्स वो कहलाती हैं जो कंटिन्यूस स्टेट्स हैं, और फिर उसके बाद अलास्का आती है, हवाई आती है, सबसे आखिर में हवाई शामिल हुई है। अलास्का खरीदा है इन्होंने, ग्रीनलैंड खरीदने की बात हो रही है। एक चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि एक तो वाशिंगटन डीसी है और एक वाशिंगटन स्टेट है जो बिल्कुल नॉर्थ में इनके यूएसए और कनाडा से, वो पार्ट जो कनाडा से मिला हुआ है। हाँ, इनका एयर भी आता है कि कब आज़ाद हुआ था, 4 जुलाई 1776, ये तो हर पेपर में आता है। और एक बड़ा अहम इदारा है इनके यहाँ, नासा, जो बड़ा मशहूर है। इनके यहाँ भी 61% वाइट हैं, 12% से ज़्यादा ब्लैक हैं, एशियन 6% है, नेटिव अमेरिकन, ये बड़ा पॉइंट है, ये आ जाता है अक्सर, 1.1% है। और इनको भी कहाँ जंगलों में रहते हैं, अलास्का के जंगलों में रहते हैं, फिलाडेल्फिया के जंगलों में रहते हैं, शहरों में इनको नहीं आने दिया जाता। ज़्यादातर यूरोप में रोमन कैथोलिक हैं, लेकिन इंग्लैंड में और यूएसए में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं, कैथोलिक्स हैं। 70% तो क्रिश्चियंस हैं और 21% वो हैं जो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुसलमान और जोइश दोनों 2% हैं। ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। और अमेरिका में ना एक सिविल वॉर भी हुई थी जो अक्सर को नहीं पता, इब्राहम लिंकन के दौर में, क्योंकि साउथ स्टेट स्लेवरी ख़त्म करने को तैयार नहीं थे। नॉर्थ स्टेट कहती थी ख़त्म करो, तो आपस में साउथ स्टेट ने एक इत्तेहाद बना लिया था और नॉर्थ ने। बड़ी ख़तरनाक वॉर हुई थी और बड़े हथियार भी जाते हुए, क्योंकि एक ही वॉर हुई है इनकी, जो देखा जाए जो इनकी ज़मीन पे हुई है वो भी आपस में स्टेट्स में ही हुई थी। इसके बाद यूरुग्वाई, ये पेपर में बड़ा आता है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। मॉन्टेविडियो इनका कैपिटल है। देखो, सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप मॉन्टेविडियो में हुआ था, यूरुग्वाई के कैपिटल में, और जीता भी यूरुग्वाई ने था। ये सवाल बहुत आता है पेपर में। ज़्यादातर जगहों पे ऑफ कोर्स स्पेनिश ही बोली जाती है। और यूरुग्वाई बड़ी छोटी कंट्री है, इससे छोटी कंट्री एक ही है साउथ अमेरिका में, और वो सरीनाम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दो बड़ी कंट्रीज ब्राज़ील और अर्जेंटीना से इनका बॉर्डर शेयर होता है, यूरुग्वाई का। एम्पायर ऑफ ब्राज़ील से ही अलग हुए थे। इसके बाद है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान तो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है जी, बहुत करीब है पाकिस्तान के। और डबल लैंड लॉक कंट्रीज दुनिया में दो ही हैं, एक उज़्बेकिस्तान और एक लिंगिस्टन, जो यूरोप में। तो अगर पूछे सबसे बड़ी डबल लैंड लॉक कंट्री, तो उज़्बेकिस्तान होगी, क्योंकि लिंगिस्टन तो बहुत छोटी सी है। और समरकंद बुखारा के जो मशहूर तारीख़ी शहर हैं,
वो भी यहीं पर है। ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ की उज़्बेक ही है। फिर एक छोटा सा जजीरा नुमा कंट्री है वेनादू, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है ये सारे जजीरे छोटे छोटे। और कुछ आसपास के इनके जो जजीरे हैं उन पर फ्रांस का कब्ज़ा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया का कब्ज़ा है। तो कोशिश कर रहे हैं बेचारे जजीरे के सरवाइव कर सकें किसी तरह, क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल है, अभी तक तो कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से इन सबको ख़तरा है जैसे जैसे समंदर बढ़ता जा रहा है। तो वेनादू का जो कैपिटल है वो पोर्ट विला है। हाँ, ये अक्सर आता है क्योंकि पोर्ट विला बड़ा मशहूर है, तो वेनादू का कैपिटल। फिर वेटिकन सिटी है जनाब, सबसे छोटा ही कंट्री, बेसिकली इटली शहर के दरमियान में, और इसे कंट्री का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, यानी ये सिटी स्टेट। ठीक है जनाब। तो इनक्लेव दुनिया में बहुत कम है। सान मेरिनो और वेटिकन सिटी तो इटली के दरमियान में, लेसोथो साउथ अफ्रीका के दरमियान में। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो इसका हेड ऑफ स्टेट जो है वो उनका पॉप ही होता है। ठीक है, और बेसिकली ये रोमन कैथोलिक को से बिलीव करते हैं, इनका जो बिलीव है। ठीक है, इसके बाद एक और छोटी सी कंट्री लेकिन बड़ी बहादुर, वेनेजुएला। वेनेजुएला का कैपिटल ग्राकस है। बोलीवर इनकी करेंसी, और बड़े बहादुर लोग हैं, इनकी अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, एक सवाल ज़रूर आता है, हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है जी? तो वो कहाँ है? एंजल वाटरफॉल। कहाँ पर है जी? वेनेजुएला में। जो धूम 2 की शूटिंग हुई थी ना, जो ऋतिक रोशन ने जम की थी, तो वो एंजल वाटरफॉल पे फिल्माई गई थी। रेल जम तो खैर नहीं हुई थी, कर भी नहीं सकता कोई, एंजल वाटरफॉल से। फिर है वियतनाम, बड़ा मशहूर है जी। और अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई थी तो कहते हैं अंकल साम भूल गए क्यों वियतनाम। अब देखो, वियतनाम में ना 2 वियतनाम थे पहले। नॉर्दर्न वियतनाम था जिसका कैपिटल हनोई था, ये रशिया चाइना का सपोर्टर था, बॉर्डर भी नॉर्थ से मिलता था, कम्युनिस्ट थे। और साउथ वियतनाम था जो अमेरिका का सपोर्टर था, जिसका कैपिटल हो ची मिन सिटी था। जिस ज़माने में अटैक किया, किसने अटैक किया भाई? अमेरिका ने। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये सब नॉर्थ वियतनाम की मदद करते थे, और नॉर्थ वियतनाम ने जंग जीती थी। अमेरिकन बहुत इबरतनाक तरीके से हारे थे। अब जिस अफगानिस्तान में इतनी बुरी तरह लोग नहीं भागे थे जब इन्होंने हो ची मिन सिटी पे कब्जा किया था। हो ची मिन सिटी कैपिटल किसका था? साउथ वियतनाम का। और अब जाहिर है ये लार्जेस्ट सिटी है किसका? वियतनाम का। एक ही गवर्नमेंट है, जाहिर है एक ही वियतनाम है। इस बात को जहन में रखिएगा। और फिर आता है यमन। अच्छा, इत्तेफाक से ये दोनों कंट्रीज नॉर्थ साउथ, यमन में भी नॉर्थ और साउथ दोनों की नहीं बनती थी। 1991 में ही एक हो गए, लेकिन एक होने के बाद फिर से विल वॉर हुई है। लेकिन सऊदी अरब ईरान की जब से दोस्ती हुई है तो यमन में भी अभी फ़िलहाल दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन में सुलह हुई हुई है वक्ती तौर पर। और यहाँ की जो अपोजिशन है हूतीस, ये बड़ी ब्रेवरी अटैक कर रहे हैं किस पे? इसराइल पे और अमेरिका पे। इसराइल पे अभी रिसेंटली भी मिसाइल मारे, और अमेरिका के भी जो बहरी जहाज गुजरते हैं, तो कुछ चॉप पॉइंट में कहता है उसको, हम बेसिकली टर्म यूज़ होती है, कोई अहम समुद्री रास्ता और बड़ा तंग हो और जहाँ पर एक कंट्री होल्ड कर ले, तो यहाँ हूतीस का बहुत होल्ड है। और जनाब हातम ताई का ताल्लुक भी कहाँ से था? यमन से। फिर आता है ज़ैम्बिया, जिसका कैपिटल लोसाका है। ठीक है, अफ्रीका की छोटी कंट्रीज में से है। असल में ये सारे इलाके ज़ाहिर गोरों की कॉलोनियाँ थे, तो
मैप अगर आप देखेंगे तो ज़ैम्बिया नॉर्थ में और जिम्बाब्वे साउथ में। तो ज़ैम्बिया को नॉर्दर्न रोटेशिया कहते थे और जिम्बाब्वे को साउदर्न रोटेशिया कहते थे। आखिरकार ये अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए और बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी, इतनी आसानी से नहीं दी गई थी भाई इनको। फिर जिम्बाब्वे आती है। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फॉल है जिसको विक्टोरिया फॉल कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे। और एक रिवर है जिसे जम्बेजी रिवर कहते हैं। इसका कैपिटल हरारे। और जिम्बाब्वे तो हर क्रिकेट के हवाले से भी लोगों को पता है। 16 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इनकी शुमार होती हैं। क्रिकेट टीम इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी जब तक वाइट प्लेयर खेलते थे। फिर हुआ क्या, रॉबर्ट मुगाबे जो जिम्बाब्वे के फाउंडर हैं वो बहुत अगेंस्ट थे वाइट पे, क्योंकि 1% हो गया, उन्होंने सारी ज़मीनें ले ली थी, तो उन्होंने ज़मीनें वापस ले ली। यार हुआ एकदम सही था, लेकिन क्रिकेट टीम उन्होंने ख़त्म कर दी, वाइट प्लेयर्स को निकाल ही दिया था, जिससे बहुत जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम वीक हो गई। नहीं तो किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका सबको हरा चुकी है वो। अब तो बहुत ही वीक टीम है, टॉप 9 में भी नहीं आते। तो विक्टोरिया फॉल के हवाले से भी आता है सवाल। साउथ अफ्रीका में है, ज़ैम्बेजी रिवर पे है, बिटवीन ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। क्वीन विक्टोरिया के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ठीक है जी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। अब लीडर्स मैं इनके एक साथ बता देता हूँ। देखो, यूक्रेन के तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम तो सबको ही पता है। प्राइम मिनिस्टर का भी आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री चल रही है, डेनिस शमयाल। यूएई के जो किंग होते हैं वो बेसिकली अबू धाबी के बादशाह होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं। ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि अबू धाबी के बादशाह भी हैं यूएई के प्रेसिडेंट के साथ। और जो दुबई का बादशाह होता है वो यूएई का प्राइम मिनिस्टर होता है। दुबई के बादशाह इस वक्त जो है जनाब शेख बिन राशिद अल मखदूम हैं, तो वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। बाकी कुछ ओहदे शारजा के बादशाह के पास होंगे। इस तरह से 7 बादशाहों को ओहदे मिलते हैं यूएई की कैबिनेट में, और 7 मिलकर डिसीजन लेते हैं। यूके के किंग चार्ल्स और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कई बार कर चुका हूँ, गिरार स्टामर। ही इज़ वेरी प्रो एशियन, प्रो मुस्लिम, वेरी नाइस पर्सन। यूएसए में इलेक्शन तो जनाब ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुके हैं, तो जो बाइडन तो बस थोड़े दिन के हैं। यूरुग्वे के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर में। उज़्बेकिस्तान की अब्दुल्ला बड़ा कॉमन नाम है, याद रखना भी आसान है। वेनुआतू के भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वेटिकन सिटी के तो इम्पोर्टेंट है जनाब, क्योंकि ये क्रिश्चियन फिरके के सरबरा भी हैं, पॉप फ्रांसिस, अक्सर ये नाम आ जाता है। क्रिश्चियन फिरके के सर मजहबी पेशवा का है तो भी पॉप फ्रांसिस, वेटिकन सिटी के सरबरा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, निकोलस मडोरो। पहले हुगो चावेज़ थे, वो भी बड़े बहादुर थे, ये भी बड़े बहादुर हैं, और बड़ी बहादुरी से अमेरिका का मुकाबला करते हैं। यमन में राशिद अलीमी इस वक्त हैं प्रेसिडेंट, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका नाम। ज़ैम्बिया के प्रेसिडेंट का नाम भी ज़ैम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। जिम्बाब्वे के भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, कुछ छोटी मोटी और स्टेट्स हैं जो बेसिकली यूएन की मेंबर नहीं है, जैसे कि कुक आइलैंड है ये, और नीलू, ये दोनों न्यूजीलैंड के अंडर में आते हैं मुल्क। ठीक है, तो कभी कोई पूछ ले कुक आइलैंड भाई किसके अंडर है, न्यूजीलैंड के अंडर है। इसी तरह एक अबासाकिया है जॉर्जिया में। ये वही मसला है, रशिया से जो मुल्क अलग हुए यूएसएसआर से, उनमें जॉर्जिया भी था। तो रशिया ने अपना एक छोटा सा शहर अबिसाकियन को दे दिया था, रशियन स्पीकिंग। अब रशिया ने उनको भी आज़ादी दिला दी है, ताहम उन्हें खुद शामिल नहीं किया। अबिसाकिया नामी एक मुल्क है जिसको रशिया तस्लीम करता है सर पूरी दुनिया में। इस तरह ताइवान अपने आप को चाइना कहता है, लेकिन रियलिटी में जाहिर है वो है नहीं। कोसोवो जो है इसको मुस्लिम कंट्री और वेस्टर्न वर्ल्ड मानती है, रशिया और इंडियन ब्लॉक नहीं मानता इसको। मुस्लिम कंट्री है कोसोवो यूरोप की। इसी तरह नॉर्दर्न साइप्रस सिर्फ तुर्की इनको मुल्क मानता है, साइप्रस का ये जो नॉर्दर्न इलाका है। सवाली रिपब्लिक मोराको में है, ठीक है, वेस्टर्न सहारा भी कहते हैं, ये अपने आप को मुल्क डिक्लेयर करते हैं, कोई नहीं मानता। इसी तरह जॉर्जिया में अबासाकिया के अलावा साउथ ओसेटिया भी है। साउथ ओसेटिया, अबासाकिया
एक दूसरे को मुल्क मानते हैं, रशिया इनको मानता है, दोनों में रशियन स्पीकिंग है। तो ये इस तरह है। इसी तरह सोमालिया से, सोमालियालैंड बहुत अरसे से अलग हुआ हुआ है, लेकिन उसे एक मुल्क भी ना मुल्क नहीं मानता है। जो इससे पहले मैंने नाम लिए थे उनको कोई ना कोई मुल्क मानता था। इसी तरह ट्रांसनीट्रिया मालदोवा से अलग हुआ हुआ है, लेकिन उसको भी कोई मुल्क नहीं मानता। यमन में इसी तरह हूतीस की एक अपनी आइडेंटिटी है जिसे सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल कहते हैं। इसी तरह सीरिया में एक सीरियन नेशनल कोलिजन है जो कि इस मौजूदा हुकूमत को भी नहीं मान रही है। तो ये कुछ थोड़े थोड़े ऐसे मसले मसाइल हैं। लीबिया में भी एक मतवाजी या पैरेलल हुकूमत है, ठीक है जी। और कहाँ पर है जी, अम्मास, जिन्हें फ़लस्तीन कहा जाता है। इसी तरह म्यांमार में एक अपोजिशन ने गवर्नमेंट कायम की हुई है जिसे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। बेलारस में भी उनके सदर के ख़िलाफ़ जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन काउंसिल, वो अपने आप को मुल्क का सरबराह मानते हैं। इतना वेनेजुएला के भी जो बागी हैं नेशनल असम्बली, उनको अमेरिका असल हुकूमत मानता है। और एक बड़ी पावरफुल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है भाई, 27 मुल्क शामिल है, ये बड़ी पावरफुल काउंसिल है। और सोवेरेन एंड मिलिट्री ऑर्डर ऑफ माल्टा, ये बेसिकली इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है माल्टा के अंदर दुनिया भर के लोगों की मदद करने के